और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया का 5000 बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। दोस्तों एडुटेरिया का जो ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपको हर एग्जाम का 90% प्लस क्वेश्चन आपको लग जाएगा। ये बहुत ही यूनिक बुक है दोस्तों। इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट के इसको बनाया गया है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसमें जितना क्वेश्चन है उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, सभी ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान कितना होता है, पहला ऑप्शन है 6.5, दूसरा है 7.6, तीसरा है 7.8, चौथा है 5.6। तो लार का पीएच मान होता है दोस्तों, वो होता है 6.5। हमारा पहला ऑप्शन सही है। 7.6 जो होता है वो आंसू का होता है, और 7.4 ये रक्त का होता है। 7.4 हमारा खून का होता है। 5.6 जो होता है वो अम्लीय वर्षा का होता है, और अग्नाशय में जो रस होता है वो उसका 7.8 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोगों के नाम है और जीवाणु है, उसको सुमेलित करना है। पहला देखिए, हैजा। हैजा होता है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। दूसरा है हमारा क्षय रोग। क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं, टीबी होता है आपको माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ये हमारा ऑप्शन 4 में है। तीसरा है निमोनिया। निमोनिया है डिप्लोकोस निमोनी से होता है। निमोनिया दोनों नाम मिल रहा है, इसलिए याद रखिएगा। सिंपल ट्रिक है, न्यूमोनी जिसमें है तो निमोनिया उससे हो जाएगा। टिटेनस। टिटेनस टिटेनी हम लोग याद करते हैं, टिटेनी, और उसके आगे है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो टिटेनी का ये हो गया टिटनस। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। तो हैजा का हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी, यानी कि 1 का 3, 1 का 3 कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुमेलित करना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गारो जनजाति। जनजाति नहीं, ये पहाड़ी का नाम है और उसके साथ राज्य का नाम दिया हुआ है। पहाड़ी है, राज्य है। तो गारो, गारो, खासी, जयंतिया ये सब जो है वो हमारा मेघालय में है। तो पहला का तो मेघालय हो जाएगा, 1 नंबर ही। दूसरा है मीरी। मीरी आपको है अरुणाचल प्रदेश में, 3 नंबर अरुणाचल प्रदेश। पंचई मलाई, पंचई मलाई हो जाता है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हो गया डालमा। डालमा सबको पता है, डालमा झारखंड। तो ये झारखंड हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, एक का एक 3 जगह है, तो तीनों में से अब छाटेंगे। मीरी, मीरी आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। बी का 3, बी का 3 2 जगह है। और देखते हैं, पंचामलाई तमिलनाडु में है, 3 का 2, 3 का 2, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सुमेलित करने का है। तो इसमें दिया हुआ है, बांध दिया हुआ है और उसका नदी दिया हुआ है। पहला है दुलहती नदी, दुलहती बांध। तो दुलहती बांध जो है दोस्तों वो चिनाव नदी पे है। दुलहती बांध है जो चिनाव नदी पे है, जो जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है गांधी सागर बांध। गांधी सागर हमारा चंबल नदी पे है। गांधी सागर चंबल नदी पे है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है, और ये बांध भी मध्य प्रदेश में है। दूसरा है उकाई। उकाई आपका ताप्ती नदी पे है। उकाई आपका ताप्ती नदी में है, गुजरात के ताप्ती नदी जो है वहीं पे है उकाई बांध। तीसरा है तवा। तवा नदी पे ही है, ये भी मध्य प्रदेश का नदी है। तो ये हो गया। तो एक का है आपका दुलहती का हो जाएगा चिनाव, 1 का 2, 1 का 2 2 जगह है। गांधी सागर चंबल 2 का 1, 2 का 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद
सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है परामर्शी क्षेत्राधिकार, तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, चौथा है पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी द राइट आंसर हो जाएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को हमको बताना है। पहला कथन पढ़ते हैं, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। दूसरा है नाबार्ड का मुख्यालय बम्बई है। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं, कूट दिया हुआ है तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। तो हाँ, ये सही है। दूसरा है नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है, ये भी सही है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग देखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 2002, 2002, 2005, 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2006। 6 है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसमें ऑप्शन है अवोगाद्रो का नियम बताता है, बॉयल का नियम बताता है, ग्लूसॉक का नियम बताता है, या चार्ल्स का नियम बताता है। ये चारों नियम में से कौन बता रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अवोगाद्रो का नियम बताता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवोगाद्रो का नियम जो है वो है कि स्थिर ताप और दाब पर गैस का आयतन उसके मोल और अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। बॉयल का नियम जो है, बॉयल का नियम बताता है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्लूसॉक का नियम जो है वो बताता है कि स्थिर आयतन पर गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम बताता है हमारा कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अगस्त 1905, 24 अगस्त 1905, 16 अगस्त 1905 या 6 अगस्त 1905? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1905 हमारा सी आंसर हो जाएगा, राइट। 16 अगस्त 1905 को शोक दिवस बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था, इसीलिए शोक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हम लोग आते हैं। 10 नंबर में है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 2006, 2008, 2009, 2010। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 2010। सॉरी दोस्त, 2010 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पहला है महात्मा गांधी व सरदार पटेल, दूसरा है आचार्य जेबी कृपलानी व राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरा में है, वह मौलाना आज़ाद, चौथा में राजेंद्र प्रसाद व रफ़ी अहमद किदवई।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। तो ये हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद हैं जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी खाली स्थान का माप है। पहला ऑप्शन है दबाव का, दूसरा है वजन का, तीसरा है जड़त्व का, चौथा है प्रणोद का। तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा जड़त्व का। ये हमारा सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दबाव प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। वजन वह गुरुत्वाकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उसे वजन कहते हैं। प्रणोद आपका हो गया किसी सतह पर लंबवत लगने वाला कुल बल को प्रणोद कहते हैं। लंबवत जो बल लगता है उसे प्रणोद कहते हैं। और जड़त्व जो होता है किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। याद रखिएगा द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच जिसको बोलते हैं, जो निर्भर करता है किस पे करता है, तीव्रता पे, आवृत्ति पे, गुणता पे या आयाम पे। तो 13 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति पे करता है। ऑप्शन बी हमारा है आवृत्ति पे करता है। तीव्रता पे जो है उसमें क्या होता है कि ध्वनि का धीमा या तेज सुनाई देना यह आयाम पर निर्भर करता है। आवृत्ति ध्वनि का मोटा या तरत्व या पतला तीखा ये सब आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो आवृत्ति हमारा हो जाएगा। गुणवत्ता या समान तरत्व और समान तीव्रता की ओर होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आएगा नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ता है, कम हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है क्योंकि ठंडी हवा में नमी रोकने की क्षमता कम होती है, इसलिए तापमान घटने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। कम हो जाती है इसको हम लोग देखते हैं तापमान बढ़ने पर वायु की नमी सोखने की क्षमता बढ़ती है जिससे सापेक्ष आर्द्रता कम होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हड़प्पा कालीन किस स्थल के से खेल का मैदान मिला है। खेल का मैदान कहाँ मिला है। रोपड़ में मिला है, राखीगढ़ी मिला है, धौलावीरा में मिला है या कालीबंगा में मिला है। तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ये धौलावीरा में मिला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोपड़ जो है वो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। राखीगढ़ी आपका जो है हरियाणा में स्थित है। यह सिंधु नदी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ विशाल जलाशय भी मिला है और खेल का मैदान भी मिला है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जुता हुआ खेत और कालीबंगा मतलब हो गया चूड़ियों का साक्ष्य। चूड़ियाँ भी यहीं से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जानते हैं। आप लोग को पता होगा, बहुत लोग कुछ मुझे लगता है कि शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिन्हें नहीं पता होगा। सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन इन्हीं से संबंधित है। वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए 1973 में यह शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। पी हेंगड़े जो हैं, पी हेंगड़े ये
कर्नाटक के पर्यावरण संरक्षण के थे, लेकिन ये अपिक्को आंदोलन चलाए थे, चिपको नहीं, अपिक्को आंदोलन चलाए थे। रामदेव मिश्रा जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का जनक माना इनको, जनक इन्हें माना जाता है। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ, मेघा पाटेकर इसका थे इसमें, लेकिन कैलाश सांखला है। कैलाश सांखला के बारे में नहीं कुछ उतना जानकारी नहीं है, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? मानव का हृदय एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में या चार भाग में, ये बताना है। तो मानव का हृदय जो है वो विभाजित होता है हमारा चार भाग में। तो चार है हमारा, चार ऑप्शन में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दो, देखिए दो जो चैम्बर होता है ना, दो चैम्बर मछलियों में पाया जाता है, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। तीन जो है उभयचरों में ज़्यादातर पाया जाता है और सरीसृपों में पाया जाता है। चार है जो स्तनधारियों में, और पक्षियों का हृदय भी चार भागों में होता है, दो अलिंद और दो निलय, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2027 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना था, शिक्षा का आधुनिकीकरण करना था, समाचार पत्रों का पर प्रतिबंध लगाना था, या अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्ट्री से ही है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय का अंतर है? किस विषय को लेकर अंतर है? जो पहला है आत्मा, दूसरा है कर्म, तीसरा है मोक्ष, चौथा है पुनर्जन्म। तो सिर्फ आत्मा ऑप्शन ए है, जो सिर्फ आत्मा का है जो अंतर है, आत्मा के विषय में दोनों में आपस में अंतर है। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है, लेकिन बौद्ध धर्म है आत्मा को नहीं मानता है, वो अनात्मावादी है। वो यानी वह मानता है कि आत्मा कुछ नहीं होता है। और जैन धर्म बोलते थे कि हर धर्म में आत्मा पाया जाता है। कर्म दोनों धर्म में है, पुनर्जन्म दोनों धर्म के लोग मानते थे, और मोक्ष भी दोनों जन्म के लोगों को मानते थे। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा किया गया था? पहला है गुरु तेग बहादुर, दूसरा है गुरु अर्जुन देव, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह, चौथा है ए और बी दोनों। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये दोनों को ही मार दिया गया था मुगल काल में। गुरु तेग बहादुर जो हैं यह 9वें गुरु थे, जिनकी हत्या मुगल शासक औरंगजेब ने किया था दिल्ली में, याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव हैं यह 5वें गुरु थे, इन्हें मरवा दिया गया जहांगीर के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या अफगान के एक पठान ने नांदेड़ में किया था। गुरु गोविंद सिंह पटना सिटी में जन्म लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है सारनाथ, तीसरा वैशाली, चौथा है राजगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगीर में। महावीर स्वामी जो हैं पहला उपदेश राजगीर में दिए थे। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जैन धर्म का प्रथम संगीति हुआ था, लेकिन पहला उपदेश यहाँ नहीं दिए थे। सारनाथ में गौतम बुद्ध दिए थे पहला उपदेश।
जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। वैशाली, वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। और राजगीर में ये पहला उपदेश दिए थे, और राजगीर के ही पावापुरी में इन्हें महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति इनको यहीं हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? पहला है रेडियो तरंग, दूसरा है एक्स तरंगे, तीसरा है प्रकाश तरंगे, चौथा है ध्वनि तरंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग है वो यांत्रिक तरंग है। रेडियो तरंग है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और हमारा एक्स तरंग जो हो गया, यह भी बिना माध्यम से निर्वात में चलता है, यह भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग यह अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ध्वनि तरंग जो हो गया वो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? पहला है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा नाइट्रिक ऑक्साइड है, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। 23 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 23 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिथाइल साइनेट जो है यह भोपाल गैस त्रासदी में लीकेज हो गया था। यह घटना घटा है 2 या 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटा है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर मारे गए थे गैस रिसाव के कारण। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है यह वायु प्रदूषक गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है यह कल कारखानों से निकलने वाला गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग को पता ही होगा, यह वाहन और सिगरेट के धुएं से निकलने वाला गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जो गलत है जो बताना है, यानी कि कौन कौन सही है कौन गलत है। पहला ऑप्शन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 में दी गई है। हाँ, ये हमारा सही है, 61 में ही दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति संविधान से बड़ा कोई पद नहीं है, न राष्ट्रपति न प्रधानमंत्री, हमारा संविधान ही सर्वे सर्वा है। तो राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी अतिक्रमण काम या गैर कानूनी काम नहीं कर सकता है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल ये भी सही है। ये तीनों हमारा सही हो जाएगा। तो ये तीनों तो इसमें नहीं होगा, इसमें हमारा गलत बोलने कह रहा है। तो महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये ही गलत है। नहीं, महाभियोग का जो प्रस्ताव है किसी सदन में भी लाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 25 नंबर में है हमारा, किसी राज्य में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक सदस्य 550 हो सकते हैं, 450 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं या 545 हो सकते हैं। तो यह नियम ही बना हुआ है कि किसी भी राज्यसभा में अधिक से अधिक सिर्फ 500 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यह अनुच्छेद 170 में बोला गया है। बाकी सब आपका गलत है। 545 जो है ये है लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? पहला है 1970, दूसरा 1972, तीसरा है 1975, चौथा है 1980।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1975, ऑप्शन सी में है। 1975 हमारा ऑप्शन सी में है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? यानी कि भारत के नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशों के नागरिक को भी प्राप्त है। पहला है विधि के समझ, समानता और विधि का सम्मान संरक्षण। ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 14 में। इसमें क्या है कि यह देश में मौजूद सभी व्यक्तियों के लिए भी है और विदेश से जो आए हैं घूमने के लिए या यहाँ पढ़ने के लिए किसी कार्य से आए हैं तो उनके साथ भी यह है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये भी दोनों के लिए है दोस्तों, अनुच्छेद 20 में है इसकी चर्चा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद हमारा 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। तो ये इसमें भी सभी के लिए है, जैसे कि भारत के भी लोगों के लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और विदेशों के लिए भी। तो यानी इनमें से सभी, ये सभी का भी ऑप्शन दिया है, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है जो बताना है। पहला है बसावन, दूसरा है दसबंध, तीसरा है उस्ताद मंसूर, चौथा है अबुल हसन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अबुल हसन, 4 नंबर में है। 4 नंबर में है अबुल हसन। अबुल हसन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अबुल हसन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बसावन जो है अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। दसवंत है यह भी अकबर के समय का ही चित्रकार था और इसने रजमनामा के चित्र बनाए हैं। उस्ताद मंसूर जो हैं वह जहांगीर के समय का था और अबुल हसन जहांगीर के ही समय का है। वो यह बहुत अद्वितीय था, प्रसिद्ध बैलगाड़ी का चित्र बनाया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, देखते हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है जिसके बारे में बोला जा रहा है। पहला है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। दूसरा है कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व। चौथा है आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों का समान भागीदारी। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है हमारा शाहजहां खुद ने लिखा है, या हामिद लाहौरी, इनायत खान ने लिखा है, या अबुल फजल ने लिखा है। तो शाहजहां किसने लिखा है जो बताना है। शाहजहां लिखा है इनायत खान ने। इनायत खान है हमारा ऑप्शन सी में है, इनायत खान। शाहजहां खुद ने अपना कोई आत्मकथा नहीं लिखा है, तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। हामिद लाहौरी जो है यह पातशाहनामा की रचना किया था। इनायत खान जो है उसी ने लिखा था शाहजहांनामा। अबुल फजल के बारे में होता है, वो अकबरनामा लिखे थे, याद रखिएगा। अकबरनामा और आईने अकबरी भी याद आया, आईने अकबरी भी लिखे थे अबुल फजल ने। 31 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बेली जली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? यानी कि बेली जली के द्वारा जो सहायक संधि होता था उसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य नहीं पूछ रहा है, ये दूसरा राज्य पूछ रहा है। तो हैदराबाद होगा, मैसूर होगा, तंजौर होगा या अवध होगा। तो दूसरा राज्य मैसूर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मैसूर हो जाएगा। हैदराबाद जो है लॉर्ड बेलीजली की सहायक संधि के द्वारा पहला राज्य है। हैदराबाद पहला राज्य है। 1798 में ये हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो बेलीजली की संधि के द्वारा मिला लिया गया था इनको। मराठा
तीसरा है मैसूर, और मैसूर तो हमारा राइट हो जाएगा। अवध है एक, अवध 1801 में सहायक संधि के साथ हस्ताक्षर किए थे। 32 नंबर को क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? पहला है ऑप्शन राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर या केशव चंद्र सेन। 32 का हमारा सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय जो हैं वो ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है। भारतीय ब्रह्मा समाज पूछ रहा है, वो सिर्फ ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, भारतीय ब्रह्मा समाज के नहीं, ये याद रखिएगा। भारतीय ब्रह्मा समाज, भारतीय लगा हुआ रहेगा, केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ये राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्मा समाज के सूत्रधार बने, मतलब आगे वो लेकर चले। ईश्वरचंद विद्यासागर जो हैं वो पुनर्विवाह पर, विधवा और विधवा के पुनर्विवाह पर आंदोलन से जुड़े थे, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन है हमारा श्यामजी कृष्ण वर्मा, दूसरा है सर सैयद अहमद खान, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, सी में है, गोपाल कृष्ण गोखले सी में है, ये हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, यह लंदन में इंडिया हाउस में की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने किया था 1905 में। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव इन्होंने ही रखी थी। बाल गंगाधर तिलक को पता ही होगा, होम रूल लीग 1916 के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? पहला है नागपुर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है वर्धा और चौथा है आपका कोलकाता। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्धा हो जाएगा। वर्धा जो है वहीं से पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन के लिए स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? 35 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है टीन एवं सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है नाइट्रिक एसिड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा है अमोनियम क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमोनियम क्लोराइड, डी ऑप्शन में है हमारा, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का मुख्य रूप से लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटक के रूप में काम किया जाता है। नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत तीव्र अम्ल है, इसका उपयोग सामान्यतः में बैटरी में नहीं किया जाता है। और अमोनियम क्लोराइड, इसका उपयोग शुष्क सेल में किया जाता है, यानी सूखा बैटरी जिसे बोलते हैं हम लोग, उसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 36, टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टाका, पहला टीन सीसा, दूसरा टीन और तांबा, टीन तांबा और जस्ता, टीन सीसा एवं जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टीन एवं सीसा, पहला ऑप्शन हमारा सही है, तो टीन एवं सीसा इसका हो जाएगा। इसमें देखिएगा, याद रखिएगा, जो सीसा है वो 37% रहेगा और टीन जो है वो 63% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलेंगे। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? पहला है एनी बेसेंट, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना ने, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल, चौथा इन सभी ने किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इन सभी ने है जो महात्मा गांधी के
असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। ये सभी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी को माना जाता है। डी चौथा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए आँखों की रोशनी के लिए होता है, जिससे रतौंधी बढ़ने का संभावना होता है, जिसमें विटामिन ए की कमी होती है। बी से बेरी होता है, बीमारी होता है। विटामिन ई से क्या होता है कि खूबसूरती के लिए, त्वचा के लिए यूज किया जाता है, और बांझपन के लिए भी इसकी कमी से बांझपन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं। 39 कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह क्या उत्सर्जित करता है? पहला है अल्फा किरण, दूसरा है बीटा किरण, तीसरा गामा किरण, चौथा है एक्स किरण। तो 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गामा किरण, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण जो है वो कोबाल्ट 60 को उच्च ऊर्जा गामा किरण निकालती है। इसका उपयोग कैंसर की कोशिकाओं और ट्यूमर को नष्ट करने के लिए रेडियोथेरेपी में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियोथेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है, तो गामा किरण का किया जाता है। अल्फा किरण और बीटा किरण जो है इसकी वेधन क्षमता कम होती है, इसलिए यह गहरी चिकित्सा उपयोग में नहीं लाई जाती है। एक्स किरण का क्या काम है कि ये जो है हड्डियों के टूटने की जांच करता है, जिसे एक्सरे के रूप में हम लोग जानते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की राजधानी हो जाएगा दोस्तों हमारा जाग्रेब हो जाएगा हमारा क्रोएशिया की राजधानी। और यह क्रोएशिया की सबसे बड़ा शहर है। असनसियोन जो है वह दक्षिण अमेरिका के देश पराग्वे उसकी राजधानी है, पराग्वे की राजधानी है। कोनार्की जो है यह अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी है, कोनार्की। नसाउ यह कैरेबियन देश बहामास की राजधानी है, याद रखिएगा बहामास की राजधानी है। नीरज चोपड़ा किस खेल से हैं? आंख बंद करके आप लोग मार दीजिएगा। नीरज चोपड़ा है हमारे भाला फेंकने में। एक बार पाकिस्तान से हार गए थे, नहीं तो इनका रिकॉर्ड अब तक जितना भी ओलंपिक हुआ है उसमें बहुत बेहतरीन रहा है। इकलौते खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में मेडल लाते हैं, और बड़ा मेडल लाते हैं, गोल्ड या सिल्वर। ज़्यादातर गोल्ड ही लाते हैं, इस बार गलती से सिल्वर आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा 1974, तीसरा है 1977, चौथा है 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 का हमारा हो जाएगा 1974। बी नंबर में है 1974, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। 1974 में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य से प्रभावित होती हैं? तो सुबनसिरी और धनसिरी जो नदियाँ हैं वो असम से होता है, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम से होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोनों नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असम अपने कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? याद रखिएगा असम के बारे में पूछ रहा है, तो असम जो है वो 7 राज्य और 2 देश के साथ सीमा साझा करता है, एकदम याद रखिएगा बिल्कुल। ये आपका ऑप्शन सी में है, ये ऑप्शन सी में 7 राज्य हो गया और 2 देश के साथ
सीमा साझा करता है? देश में हो गया, एक नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, दूसरा है चाइना। ओह सॉरी, यह सीमा साझा करता है भूटान और बांग्लादेश के साथ। बाई मिस्टेक हो गया। यह सीमा साझा जो करता है वो भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और राज्य में जो साझा करता है वो वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हमारा हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मणिपुर और एक देश हो गया हमारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सातों राज्य के साथ सीमा साझा करता है। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 7 राज्य हो गया। और 2 देश जो हो गया वो भूटान और बांग्लादेश से ये सीमा साझा करता है। ऐसे बांग्लादेश है तो यहाँ पे है असम, और इधर से भूटान उसको टच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग अब आते हैं। भारत के राज्यों के में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पूछा जा रहा है दोस्तों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पहले 13वां था। कब? जब ये हमारा तेलंगाना नहीं था तब। अभी वर्तमान समय में 12वां है, ऑप्शन सी 12वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? पहला है ट्रॉपिकल सवाना, दूसरा है अर्धशुष्क, तीसरा है गर्म रेगिस्तान, चौथा है मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों। 46 का हमारा ऑप्शन नंबर डी मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। 47 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 47 में है हमारा अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? पहला है रूस एवं कजाकिस्तान है दोस्तों, दूसरा है रूस उज़्बेकिस्तान, तीसरा है रूस अजरबैजान, चौथा उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध दिया गया है? अनुच्छेद 38 में है, 39 में है, 39 का क है, 42 का क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का क, सी ऑप्शन में है। 38 में देखिए दोस्तों, यह राज्य को जो लोक कल्याण सेवाएं होती है वो देने का कार्य करता है। 38 में 39 में आपका कहता है कि आजीविका के लिए पर्याप्त साधन, उसके बारे में बोलता है। 39 का ए में बोला गया है समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। और 42 का क में बोला गया है, 42 का क में बोला गया है कि उद्योग में प्रबंधन में काम करने वालों के भाग लेने की संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 49 में देखते हैं अनुच्छेद 21 का ए निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है 79वें संविधान संशोधन, दूसरा है 82वें संविधान संशोधन, तीसरा है 85वां, चौथा है 86वां संविधान संशोधन। तो इसको जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 2002 में जो हुआ था। इसके द्वारा जो बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, इसके संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर में, संस्था और उसके स्थापना वर्ष पूछा गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हमारा हो जाएगा। ओ गलत पूछ रहा है दोस्तों, गलत पूछ रहा है कि कौन गलत है। केंद्रीय अन्वेषण 1963 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 यही गलत है दोस्तों। एक बार आप लोग खुद से कहीं पे देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि यही गलत है। एक सेकंड मैं बुक से देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 जी बिल्कुल दोस्तों सही है। जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है जो 1985 जो है दिया हुआ, यही गलत है। 1985 न हो के यह 1988 होगा, याद रखिएगा 1988 होगा। बाकी हमारा सभी सही है। तो ये था दोस्तों अब तक का 50 क्वेश्चन, और उसका जितना भी ऑप्शन था सबको बता दिया। अस्मरणीय तथ्य कुछ, उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बुक का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा। पूरा बुक आप पढ़ लीजिएगा, आपको जीके कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो थे वो कनिष्क थे। कनिष्क, इन्होंने ही चौथा बौद्ध संगति करवाया था। कुंडलग्राम में कश्मीर में करवाया था कनिष्क ने। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुल्लचपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। सन 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत इसके द्वारा किया गया। वर्तमान में भारत द्वारा चलाया जाता है शक संवत। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। चरक एक बहुत आयुर्वेदिक विद्वान थे। बुद्ध चरित्र के रचना किए थे वो अश्व घोष ने किया था, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग कनिष्क के द्वारा अपनाया गया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ हमारा सेट नंबर 8। ये हमारा सेट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आप इसको 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत है आपके लिए। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सेट नंबर 9 के लिए, और कोशिश करेंगे और अच्छा से पढ़ाएं आप लोग को जितना हो सके, बहुत बेहतरीन पढ़ाएं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ गलती हो रहा है मुझसे वो भी बताइएगा, ताकि मैं आपको सुधार कर सकूं। और आप अपने दोस्त यार सभी में शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अच्छे से मन लगा के पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और अपना सेहत का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।